हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट की। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि कला के तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इनको ध्यान में रख करके हम किस तरीके से डेकोरेशन करते हैं, कैसे हम सजावट करते हैं और अपने घर को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है ना, देखिए सिर्फ गृह सज्जा की तो हम, क्योंकि हम ये पेपर पढ़ रहे हैं इंटीरियर डेकोरेशन, इसलिए हम बात कर रहे हैं। अन्यथा अगर आप कपड़ों की डिज़ाइनिंग की बात करो तो उसमें भी ये चीज़ उसी तरीके से अप्लाई होती है, उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को इस्तेमाल किया जाता है ना। तो आप या किसी का मेकअप करते हो, कोई भी चीज़ करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है ना। देखते हैं कि मतलब आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ को बनाना है, कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। कोई पेंटिंग बनाई जाती है, कोई ड्राइंग बनाई जाती है, तो उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को या प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट है इसका किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम 3 प्रिंसिपल्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था हमारा हार्मनी, है ना। ठीक है, एक हमने पढ़ा था बैलेंस, संतुलन, एक हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन, है ना। आज हम 4th पढ़ेंगे, वो है रिदम, जिसको आप कहते हो लय, है ना। अब देखिए किसी भी, चाहे हम कोई कार्य करें, चाहे हम कोई बात करें, चाहे कोई कविता हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, उसमें लय का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। कोई चीज़ रिदम में होती है ना तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। अब जैसे कि परेड होती है 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पर होती है, तो आप देखते हो उसमें जो बच्चे परेड करते हैं ना वो सब एक रिदम में होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। उसमें जो भी ड्रम्स बजते हैं वो एक लय में होते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इनका लय बिगड़ जाए तो क्या ये चीज़ें आपको देखने या सुनने में अच्छी लगेंगी? जी नहीं, क्योंकि किसी चीज़ में अगर रिदम नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। चाहे ये कोई एक डांस ही क्यों ना हो, वो उसमें भी अगर आपका कोई रिदम नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कोई गाना है उसमें रिदम नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्या है, चाहे हम नेचुरल, हमारा जो ये है एनवायरनमेंट, इसकी बात करें या फिर किसी की भी अगर आप बात करो किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली एक रिदम दिखाई देगी। जैसे कि पक्षियों की चहचहाहट आप सुनिए, है ना। पक्षी भी बोलते हैं, चिड़िया भी अगर गाती है तो वो एक लय में गाती है। झरने बहते हैं तो उनकी अपनी एक अलग आवाज़ होती है ना। इसी तरीके से चाहे जानवर बोल रहे हैं या कोई भी चीज़ है, इस प्रकृति में आने वाली या प्रकृति से सुनाई देने वाली जो भी आवाज़ें होती है वो हमें एक रिदम में ही मिलती है ना। हमारी प्रकृति की जो खुद की सजावट है वो भी इसी प्रकार की है, ठीक है। तो अब देखिए ये सब चीज़ें हमें किस चीज़ का, एक विशेष प्रकार की एक रिदम का आभास दिलाती है कि हाँ ऐसी चीज़ प्रेजेंट है या हमें कुछ अच्छा लग रहा है ना। तो देखिए लय को या रिदम को अगर हम कहें ना तो इसका क्या मतलब होता है, अर्थात कोई भी चीज़ जो कि मतलब एक प्रॉपरली एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, निरंतर चलने वाली है, नियमित है, ठीक है, और सुसंगठित गति से है, ठीक है। तो जो गति की जो ये तीनों क्वालिटीज़ होती है उसको हम रिदम से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आर्ट में हम रिदम की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा रास्ता या कोई भी ऐसी वस्तु जिसे हम देख रहे हैं ना, तो वो हमारे आँखों को अच्छी लगने वाली हो, ठीक है, और हमारे आँखों को किसी एक ही लाइन में या आकृति या रंग के द्वारा हमारी आँखों के मूवमेंट को वह कंट्रोल करती है, ठीक है। जब हम रिदम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कॉन्टिन्यूस चलना, जैसे कि अब हम चल रहे हैं, ये रिदम चल रही है, ठीक है, या ये एक ही रिदम चल रही है, बराबर से चल रही है ना। तो आप देखते हो कि आपकी आंखें मूव करेगी। अब आपकी आंखों को पता है कि अब हमें एक बार और 2 बार मूव करने के बाद आपकी आंखें ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि हमें किस तरीके से चलना है ना। तो इसी तरीके से करेगी। अगर इसमें हम कहीं पे ब्रेक लगा देते हैं, सपोज़ हमने इस तरीके की लाइन बना करके यहाँ पे ऐसे कर दिया और फिर यूँ किया ना, तो आपकी जो आई मूवमेंट है यहाँ पर आकर के आई मूवमेंट आपका ब्रेक हो जाता है, फिर वापस आपका आई मूवमेंट कॉन्टिन्यूस बनता है, फिर कहीं कहीं आप उसको ब्रेक कर दोगे, है ना। तो ये रिदम में ब्रेक्स आ जाता है। अन्यथा ये जो बराबर चल रही है, ये जो बराबर चल रही है आपकी आइज़ की रिदम है,
ठीक है। जो रिदम होती है यह 2 टाइप्स की होती है, इसके 2 प्रकार होते हैं, है ना। पहली जो होती है इसे कहते हैं नियमानुसार लय, नियमानुसार लय। और दूसरी जो होती है बी, इसे कहते हैं स्वच्छंद लय, ठीक है। अब देखिए, जो नियमानुसार लय जो होती है, इसमें जैसे कोई भी इकाई या फिर कोई एक समूह है ना, वो अगर एक ही डायरेक्शन में, एक ही दूरी के साथ बार बार उनका प्रयोग करते हैं या बार बार वही चीज़ चलती रहती है ना, तो वो आपको क्या कहलाती है? नियमानुसार लय कहलाती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि हमने क्या किया, जैसे पहले एक हमने त्रिभुज बनाया, एक गोला बनाया, एक त्रिभुज बनाया, एक गोला बनाया, एक त्रिभुज बनाया, एक गोला, त्रिभुज गोला, ठीक है। एक नियमानुसार आपकी लय चल रही है, ठीक है। या फिर आपने इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया है, तो ये क्या है? एक ही लय में इस प्रकार से आगे मूव कर रहे हैं, ये एक ही प्रकार से आगे इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, तो ये आपकी नियमानुसार लय कहलाती है। तो कि हमने बराबर दूरी भी रखी है इनके बीच में, ठीक है, हमने दूरी का भी अंतर नहीं किया, तो क्या है? एक बराबर नियत दूरी के ऊपर और नियमित रूप से एक ही दिशा में अगर कोई चीज़ चलती हुई जा रही है तो वो क्या कहलाती है? नियमानुसार लय कहलाती है, ठीक है। अब जैसे कि आप घर की कोई डेकोरेशन करते हो, ठीक है, इसके अलावा जैसे साड़ीज़ में होती है, बॉर्डर्स होती है ना, तो बॉर्डर पे क्या होती है? नियमानुसार लय चलती है, एक समान वो बॉर्डर चलती रहती है साड़ी की, है ना, तो वो भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वच्छंद लय की। स्वच्छंद का मतलब ये होता है अपनी इच्छा से चलने वाली चीज़, ठीक है। तो जब हम किन्हीं भी वस्तुओं या इकाइयों का प्रयोग है अनियमित अंतर से अगर करते हैं ना, तो उसको स्वच्छंद लय कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? अनियमित अंतर, है ना, और नियमानुसार में क्या होता है? नियमित अंतर होता है, बराबर समान दूरी। अब अनियमित में आप देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ रखा, वापस आप चाहो तो बोलिए आप दूर कर सकते हो, कुछ भी आपकी चाहे जितना आप जैसे डिस्टेंस रख सकते हो इनमें, ठीक है। अनियमित रूप से चलने वाली है। अब क्या है कि इस लय में क्या है कि जो आपके नेत्र की गति एंड मीन्स जो आपका आई मूवमेंट है ना, वो क्या होगा? एक निश्चित और नियमित नहीं, मीन्स जैसे उसने यहाँ देखा उसको यहाँ ब्रेक मिल गया, फिर उसने वापस 3 आकृतियाँ देखी, फिर यहाँ पे उसको ब्रेक मिल गया, ठीक है, फिर ये आकृतियाँ देखी, फिर यहाँ पे उसको ब्रेक मिल गया, फिर एक ही आकृति देखी, तो क्या है? आपका आई मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन वो कॉन्टिन्यूस नहीं है आपका आई मूवमेंट, ठीक है। तो स्वच्छंद लय में इस चीज़ की कमी रहती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस तरीके से भी अगर कोई डिज़ाइनिंग बनती है या सजावट होती है तो वो देखने में तो अच्छी ही लगती है, ठीक है, चाहे उसमें आपका आई मूवमेंट प्रॉपर ना हो, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से वो आपका आकर्षण खींच ही लेती है अपनी तरफ, ठीक है, आपको अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब, है ना। अब देखिए, जो हम रिदम को अचीव करते हैं, ठीक है, तो वो 3 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तीन तरीकों से हम कैसे रिदम को अचीव कर सकते हैं। तो देखा, पहला है इसमें आकार की पुनरावृत्ति, ठीक है। दूसरा है आकार में नियमानुसार वृद्धि द्वारा। देखिए, तीसरा भी है, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, आकार में पुनरावृत्ति करोगे तो आपको रिदम मिल जाएगा। जैसे कि किसी भी कलाकृति के अंदर किसी इकाई को अगर आप बार बार दोहरा रहे हो, जैसे कि ये हमने ये सर्कुलर जो डिज़ाइन थी इसको हम दोहराते जा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? एक प्रकार से एक आकार है ना, ये आकार हो सकता है, ये आकार हो सकता है, चकोर हो सकता है, आयताकार हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो किसी भी आकार को आप बार बार उसको रिपीट करते हो, रिपीटेटिव होता है या रिपीटेशन होता है जब भी किसी भी शेप का, तो वो भी आपका एक रिदम अचीव करने का तरीका हो जाता है, ठीक है।
इसमें ये तो हमने सिर्फ एक डिज़ाइनिंग की बात कर ली। अब आप कपड़ों में भी अगर बात कर लो तो जैसे कि चुन्नटें डाली जाती है, ठीक है, प्लीट्स बनाई जाती है ना आपकी, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म में जो प्लीट्स होती थी, नाइफ प्लीट और वो बॉक्स प्लीट्स बनती थी, तो ये क्या है, आकार की पुनरावृत्ति ही कहलाती है, ठीक है। साड़ी बनाते टाइम जो पटलियाँ डालते हैं वो भी क्या करती है, रिदम ही क्रिएट करती है, तो वो भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब है आकार में नियमानुसार वृद्धि करना, ठीक है। नियमानुसार का मतलब ये होता है कि अगर आप अप एंड डाउन्स करके, मीन्स चीज़ों को बढ़ा करके या चीज़ों को घटा करके, प्लस करके या माइनस करके आप क्या कर सकते हो, रिदम को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या तो आपका आई मूवमेंट ऐसे मूव करेगा या फिर आपका आई मूवमेंट ऐसे मूव करेगा, मीन्स ऐसे ऐसे हो सकता है और ऐसे, या तो ऐसे ऊपर या यूँ नीचे हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि आपने वो बटरफ्लाइज लगती हुई देखी होंगी। हम देखते हैं कि पहले एक छोटी बटरफ्लाई होती है, फिर उससे बड़ी 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 होती है। तो आप चाहें तो इसको उल्टा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सीधा भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये रिदम अचीव करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो रिदम है, देखिए आप क्या कर रहे हो, आकार में नियमानुसार वृद्धि, पहले छोटी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो आपने क्या किया, आकार में वृद्धि करते गए और आपने लय को प्राप्त कर लिया, ठीक है। जैसे फूलों के लिए हो सकता है, चिड़िया के लिए हो सकता है, तितलियों के लिए हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो छोटी वस्तु होगी ना, उससे काफ़ी बड़ी हो जाएगी, नंबर 1 पर जो आपकी वस्तु आ रही है ना, वो इससे काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, इससे आपका आई मूवमेंट तो बना हुआ रहेगा, लेकिन पहले आप आराम से देखते देखते यहाँ पर आते आते बहुत ही गौर के साथ उस चीज़ को देखने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो चीज़ एकदम से बड़ी हो गई है इसलिए, ठीक है। तीसरा जो तरीका है इसका, हम यहाँ लिखेंगे उसको, रेखाओं की सरल संयुक्त व निरंतर गति के द्वारा, ठीक है। देखिए जैसे कि जो वक्र रेखाएं होती है, ठीक है, अगर आप इनका निरंतर रूप से अगर कर्व्ड लाइंस का अगर आप यूज़ करते हो तो उससे भी आप गति या जो लय होती है वो आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होती है, चीज़ जो देखने में सुंदर लगती है क्योंकि कंटिन्यूटी बन जाती है उसमें, ठीक है, कंटिन्यूअस रहती है वो। अब जैसे कि ये आपकी कर्व्ड लाइंस हो गई, ठीक है, या फिर आप आड़ी तिरछी अगर इस तरीके से भी अगर आप लय को उत्पन्न करना चाहते हो तो इस शेप से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास में जिससे हम रिदम को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए, आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट की बात करो तो वहाँ पर रिदम होती है, ठीक है। वो किसी भी तरीके की हो सकती है जो आपको देखने में आपको अपना अट्रैक्शन आपको होता है उससे देख करके, ठीक है, आपको बहुत ही रॉयल लगती है, बहुत ही अच्छी चीज़ लग सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके मन में वो कोई भाव उत्पन्न करती है, ठीक है। अब जो हम लास्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे वो है हमारा एम्फेसिस, जिसे हम कहते हैं दबाव, ठीक है। दबाव पड़ना, हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ पर अच्छे से दबाव डालो। जब किसी चीज़ पर दबाव डाला जाता है तो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा नोटिस करते हो। सपोज़ हमने हमारे हाथ को कहीं से पिंच किया जोर से, तो क्या है, इस पूरे अगर हाथ की आप बात करो तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे प्रेशर फील हो रहा, तो आपका सारा का सारा ध्यान इसी जगह पे जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना एम्फेसिस कर रहे हैं। आया आपको समझ में? तो इसी तरीके से क्या है, किसी चीज़ को एम्फेसिस करना, जैसे कि आप कोई केक खाते हो, ठीक है, केक होता है ना, तो आपने देखा होगा पूरा केक जो है उसकी सजावट पूरे की जाती है, लेकिन किसी जगह बीच में उसमें एक बड़ा सुंदर सा एक फूल बना करके कुछ अच्छा लिख दिया जाता है, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ जाएगा, केक के केवल इसी पार्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इतना अट्रैक्टिव बना दिया है उसके ऊपर एम्फेसिस डाल करके, ठीक है। आपकी कोई ड्रेस होती है तो आपने देखा होगा आपकी पूरी ड्रेस में कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर आपकी नज़र जाती है वो आपका सारा अट्रैक्शन खींच लेती है ना, तो आपको लगता है नहीं मुझे यही ड्रेस चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई है। किसी की स्लीव्स बहुत सुंदर है, किसी का नेक डिज़ाइन बहुत सुंदर है, किसी का प्रिंट बहुत सुंदर है, तो ये चीज़ें एम्फेसिस वाली चीज़ें होती है ना।
तो क्या है कि जब हम बात करते हैं, या फिर देखो एक एग्जांपल और है, जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो, ठीक है, तो एक मूवी में आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल्स के लिए बेसिकली वहाँ उस मूवी के एक्टर एक्ट्रेस या हीरो हीरोइन ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इम्फेसिस डालने का तरीका है। उसमें भी आपने देखा होगा जैसे कि सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, तो देखते हो जैसे सभी लोग पीछे के जो डांसर्स होते हैं उन सब की ड्रेस तो एक जैसी होती है, लेकिन जो आगे एक्ट्रेस या एक्टर डांस कर रहा है उनका ड्रेस उन सब से डिफरेंट होगा। तो आपका सारा इम्फेसिस किस पे जाएगा, उस एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर ही जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती है इम्फेसिस क्रिएट करने का तरीका, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन की या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें भी क्या है, हमको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सेंटर मान करके या सेंटर पॉइंट मान करके, और फिर उसके आसपास की जो चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर आप कम अट्रैक्शन पैदा कीजिए, बाकी चीज़ जगह पर आप अच्छा अट्रैक्शन पैदा करेंगे ना, तो लोगों का ध्यान सारा का सारा आपका इसी जगह पर जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दबाव या एम्फेसिस वो वाला प्रिंसिपल होता है आर्ट का, जिसकी वजह से वही एक चीज़ होती है जो सारा का सारा ध्यान देखने वाले दर्शक का खींच लेती है और बाकी चीज़ों के ऊपर कम ध्यान जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के वो चीज़ जो होती है काफ़ी प्रमुख हो जाती है, ठीक है, मेन चीज़ वही रहती है आपकी। अब घर की सज्जा को हमको सुंदर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए आपको किस टाइप का डेकोरेशन करना है, कैसा करना है ना। तो पहले क्या है, इन सब चीज़ों की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लानिंग जब इम्पॉर्टेंट हो जाती है तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट को वहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। इनको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब हम इन सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे तो जब हम एम्फेसिस को ध्यान में रखेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है या ज़्यादा नोटिस में लेकर के आना, तो वो कुछ 4 इम्पॉर्टेंट बातें होती है जिनके ऊपर अब हम बात करेंगे। अब देखिए, इसमें जो चारों बातें हैं, 4 टिप्स, ठीक है, या 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसमें पहला जो पॉइंट है वो है कि व्हाट टू एम्फेसिस, ठीक है, किसके ऊपर ध्यान देना है, किसके ऊपर आपको दबाव डालना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी प्रकार का डेकोरेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ डिसाइड कर लेनी है कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए कम इम्पॉर्टेंट है या लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले आप इन चीज़ों के ऊपर आप क्या करो कि बंटवारा कर लो इन चीज़ों का, ठीक है, इनका आप पहले डिसीजन बना लो, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि देखिए, जो हम डेकोरेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका एम्फेसिस है उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप पहले उसका चयन कर लीजिए। बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही उसको ऐसा इस तरह से रखिए, उसकी लोकेशन ऐसी रखिए, उसके ऊपर लाइटिंग इतनी रखिए, उसके ऊपर ध्यान या अपना फोकस इतना कीजिए कि बाकी चीज़ें अपने आप आपको लेस इंपॉर्टेंट लगने लग जाएगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपका पूरा प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा टिप है या क्वेश्चन है, हाउ टू एम्फेसिस, ठीक है, मीन्स कैसे एम्फेसाइज करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, जब आपको किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करना तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप चाहो तो ग्रुप में रख कर के चीज़ों को और फिर आप उसके बाद में आप उसके ऊपर एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप में रख के कर सकते हो। आप चाहो तो कलर में डिफरेंस करके और फिर भी आप चीज़ों को अट्रैक्टिव बना सकते हो और किसी एक चीज़ पर एम्फेसाइज कर सकते हो। जैसे कि आपने बीच वाली जो चीज़ थी इसका आपने ग्रीन कलर लेकर के और साइड की जो आपने डेकोरेशन करी आप इसका येलो कलर ले लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सारे लाइट कलर्स और सेम कलर है, तो ये कलर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होगा, तो आपकी यही वस्तु दिखेगी, इन चीज़ों के ऊपर कम अट्रैक्शन जाएगा, लोगों की नज़र कम जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो जो सेंटर वाली चीज़ है आप उसको ज़्यादा डेकोरेट कर लो, ठीक है। ज़्यादा डेकोरेशन अगर आप उस चीज़ का कर लोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों का जो ध्यान है वो उसी के ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना मूवीज़ में, एक्ट्रेस को सबसे ज़्यादा और डिफरेंट तरीके से तैयार किया जाता है, उसका मेकअप लुक उस तरीके से किया जाता है और बाकी दूसरों का बिल्कुल सिंपल करता है, तो क्या होता है कि वो हमें अलग से ही एम्फेसाइज होकर के हमें दिखती है, ठीक है, और हमारा ध्यान भी उसी पर जाता है, ठीक है।
इसके अलावा आप चाहो तो जैसे कि अगर आपने सेंटर में किसी चीज़ को रखा है, इसके चारों तरफ की चीज़ों को अगर आप थोड़ी दूरी दे देते हो तो भी लोगों का ध्यान सारा का सारा इसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस तरीके के चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने अच्छा एम्फेसिस क्रिएट किया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोई भी मतलब विपरीत चीज़ों का या विरोधाभास चीज़ों का आप उपयोग करोगे तो लोगों का ध्यान ऐसी चीज़ के ऊपर जाएगा ही नहीं। उनका एम्फेसिस या उनका जो ध्यान है वो सारा ऐसी चीज़ के ऊपर जाएगा जो सबसे आराम से और अच्छे तरीके से उनको दिख रही है, तो वो दूसरे विरोधाभासी चीज़ों को तो वो देखेंगे ही नहीं और उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं, है ना। इसके लिए भी क्या इम्पॉर्टेंट होता है, देखो कि आप कैसी वस्तु का चयन कर रहे हैं, चीज़ का जिसको आप एम्फेसाइज करना चाहते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हो, वो चीज़ एक्चुअली वैसी होनी चाहिए, उसमें वो गुण होने चाहिए, तभी तो लोग उसको देखेंगे। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए जो आप आकर्षित करने के लिए जो बीच में वस्तु रख रहे हैं उसको ये ध्यान रखना चाहिए कहाँ और कितनी दूरी पर रखना है, कैसे रखना है। ठीक है, आप इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके चारों तरफ जो चीज़ें रख रहे हो, ठीक है, तो इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, साइज़ कैसा हो सकता है, किस जगह पर रखना है, कितनी दूरी पर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अगला है हाउ मच टू एम्फेसिस। देखिए किसी चीज़ के ऊपर कितना हमारे को दबाव डालना है, कितना एम्फेसिस डालना है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। ठीक है, कोई मापदंड नहीं कि इतना ही करना है आपको। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस चीज़ को आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना है वो एटलीस्ट ऐसी लगनी चाहिए कि लोगों की आते ही नज़र सबसे पहले उसके ऊपर चली जाए। ठीक है, और देखते ही वो जो एनवायरनमेंट की जो सुंदरता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर की जो ब्यूटी है उसको मेंटेन करके रखें, ये चीज़ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तो उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान लिया आपकी तरफ से और आपने लगा दिया, लेकिन पता चला कि आने वाले लोगों का ध्यान पास पड़ी दूसरी चीज़ों ने खींच लिया और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ काम नहीं कर पाया, है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट इसका पॉइंट है वेयर टू एम्फेसाइज, कहाँ पर एम्फेसाइज करना है। तो देखिए अगर आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहते हो तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल सेंटर में रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सेंटर में रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर इनको लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले देखना है कि जो वस्तु है उसका आकार कैसा है। ठीक है, आकार कैसा है, उसका रूप क्या है, ठीक है, इसका साइज़ कैसा है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी देख सकते हो कि वो चीज़ नीचे ज़मीन पर रखने की है, दीवार पर लगाने की है। जैसे कि कोई बहुत सुंदर पेंटिंग है तो आपकी अगर बहुत बड़ी वॉल है, प्लेन है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट उसको उसके ऊपर लगा सकते हैं वॉल पर। उसके चारों तरफ आप कुछ मत लगाइए और एक अट्रैक्टिव सा या अच्छा सोबर सा कलर हो पीछे और उसके ऊपर एम्फेसिस कलर करते हुए कोई पेंटिंग अगर आप लगाएं तो आने वाले हर व्यक्ति का ध्यान सबसे पहले उसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, आप सेंटर टेबल के ऊपर कोई अच्छा शोपीस रख सकते हो, आपके रूम के कॉर्नर पे रख सकते हो, रूम के मिड में रख सकते हो। ठीक है, कोई बीच में घर के बीच में झूमर लटका सकते हो। तो ये चीज़ें क्या करती है, एम्फेसिस क्रिएट करने का काम करती है ना। तो ये चीज़, ये प्लेस का सिलेक्शन आपको करना है कि कैसी आपकी चीज़ है, कैसा उसका आकार है, कैसा उसका रूप है, कैसा साइज़ है, दिखने में कैसी है, कैसे कलर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो सूटेबल प्लेस हो उसके लिए ज़मीन पर रखना है, ऊपर लटकाना है, सीलिंग पर लटकाना है, दीवार पर लटकाना है या कहीं ऊपर रखना है उसको शोकेस में, तो ये जगह आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की, तो ऐसा होना चाहिए कि घर की जो सजावट होती है वो देखने वाले को बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव लगनी चाहिए और उसके मन को खुश कर देने वाली होनी चाहिए। तभी जो वो सजावट होती है वो एक सफल सजावट कहलाती है। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब हम सारे के सारे कला के सिद्धांत हैं उनका अगर उपयोग करें तो ये चीज़ संभव है। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात करी एम्फेसिस के बारे में और रिदम के बारे में, जो कि दो मेन प्रिंसिपल्स थे आर्ट के। ओके, इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।